हम आपको बता दें कि 10 जून को राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव होना है, जिसमें से 11 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है और इन 11 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपने अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक सीट को लेकर एक नाम का ऐलान नहीं किया है, यानी कि 6 नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन 8वीं सीट के लिए भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो अपना कैंडिडेट उतारेगी, यानी कि 2 नाम कुल मिलाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकी है। वही समाजवादी पार्टी ने 3 नाम जो है वो सामने रख दिया। हालांकि कपिल सिब्बल जो है वो निर्दलीय जरूर हैं, लेकिन पूरा समर्थन उनको जो है वो समाजवादी पार्टी का मिल रहा है। और इसी के साथ जयंत चौधरी आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। वो सपा एलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं इस बार। और इसी के साथ अब जो ये पूरा राज्यसभा का रण है उसको सपा और बीजेपी दोनों फतेह करने में लगे हुए, क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस भी अब अपने जो कैंडिडेट उतार रही है, भले वो उत्तर प्रदेश से ना हो, लेकिन 3 नाम जो सामने आए हैं कल वो उत्तर प्रदेश के ही बड़े चेहरे हैं, जिसमें से प्रमोद तिवारी का नाम है, राजीव शुक्ला का नाम है, इमरान प्रतापगढ़ी का नाम है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की तैयारी कांग्रेस की भी पूरी तरीके से है और इस तरीके से पूरा सिनेरियो जो है राज्यसभा का बनता दिख रहा है। लेकिन राज्यसभा में इस बार कैसी तस्वीर होगी और जो इस सारे समीकरण को देखते हुए पार्टियां एक एक करके अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, ये कैसे आगे फायदा 24 में पहुंचाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। एक एक करके सबसे आपका रूबरू कराए उससे पहले कुछ ग्राफिक्स आप देख लीजिए। जो बीजेपी के चेहरे हैं, 6 नाम जो सामने आए वो आपको दिखा रहे हैं। संगीता यादव टिकट इनको मिला है, राधा मोहन अग्रवाल है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, इनको टिकट दिया गया संगीता यादव को यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं के बाद बीजेपी करती तो 2 महिलाओं के नाम भी सूची में है। सुरेंद्र नागर को टिकट दिया गया है और देखिए सपा से बीजेपी में आए थे और सांसद भी हैं और ऐसे में दोबारा उनको मौका। बाबूराम निषाद को भी टिकट दिया गया है, दर्शना सिंह को भी टिकट दिया गया है, संगीता यादव को भी टिकट मिला है, राधा मोहन अग्रवाल जो कि इस बार देखिए चुनावों में अपनी सीट छोड़ दी थी उन्होंने, यहाँ गोरखपुर सदर की, और सीएम योगी आदित्यनाथ को वो सीट दी थी। कहा जा रहा है किसका उन्हें ये फल जो है वो मिला है टिकट देकर राज्यसभा का। तो ये वो 6 नाम बीजेपी का। अब देखिए जरा सपा किस तरीके से अपनी लिस्ट को जारी करती, वो नाम आपको दिखा रहे हैं। जावेद अली जिनको टिकट दिया गया, सपा के ही उम्मीदवार, उन्हीं की पार्टी से हैं। कपिल सिब्बल को समर्थन कर रही है सपा और इसी के साथ साथ जयंत चौधरी संयुक्त प्रत्याशी आरएलडी सपा के। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे खास मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं एक करके। हमारे बीच में डीपी सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। डीपी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शबनम पांडे जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। शबनम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे शबनम जी। नावेद शिकू जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और कीर्ति निधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। कीर्ति निधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो डिबेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं सोची नावेद शिकू जी आपसे प्रतिक्रिया ले लूं, क्योंकि राज्यसभा का जो गणित इस बार देख रहे हैं, ये 24 के लोकसभा चुनावों के गणित को साधने के लिए फिट किया जा रहा है। ये जो तस्वीर है, जो नाम आपको भी सुनने में आए हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के, भले यूपी के ना हो, लेकिन यूपी के चेहरे जरूर हैं 3 जिनके नाम मैंने शुरुआत में बताया, चाहे सपा के हो, ये कैसा समीकरण दिख रहा है आपको 24 के? देखिए बहुत दिलचस्प है और बहुत सारी चीजें पहले से तय होती हैं। विधानसभा में जितने आपके सदस्य होते हैं, जितने विधायक होते हैं, उस हिसाब से आपकी सीट्स संभव होती हैं उस हिसाब से। और दूसरी चीज ये होती है कि वो दल जो टिकट नहीं दे पाते हैं या किसी वजह से कोई विशिष्ट नाम उनकी पार्टी पे होते हैं और कहीं ना कहीं वो अगर रूठे हुए हैं या उनके बारे में ये बात सामने आ रही है कि फला जाति के हैं और उनकी उपेक्षा की गई, तो वो सारे एडजस्टमेंट होते हैं। ये तरीका होता है, पॉलिटिकल ग्राफ ये होता है उसमें। उसी तरीके से सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में सामने आ रही हैं। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी देखिए, उनके बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण पुराने सीनियर नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं उस तरीके से सम्मान नहीं मिल रहा है, भाजपा ने सम्मान दिया। इसी तरह गोरखपुर से जिनको दिया जा रहा है, इस तरीके से जितने भी आपको कैंडिडेट, नागर जी जो हैं वो हमेशा एक शर्त रखते हैं कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, वो बसपा में थे, उसके बाद सपा में आ गए। तो ये सारी चीजें पहले से कुछ चीजें तय होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी के साथ में एक दिक्कत इस चुनाव में नजर आ रही है। वो मुझे ये दिक्कत नजर आ रही है कि उसके सपा के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था और जिस हिसाब से उन्होंने टिकट दिए हैं उस हिसाब से उनका सिंबल ही नहीं है, एक सिंबल है, बिल्कुल सिर्फ एक सिंबल है। ये दिलचस्प बात है। ठीक है, और अब मैं सीधे चलती हूँ शबनम जी के पास। शबनम जी आपने देखिए 66 तो लगा दिया 6 नामों को सामने रख के, लेकिन अभी 7वें नाम पर आपका सस्पेंस बरकरार है और 8वां नाम भी आप देंगे ही देंगे। तो ये 2 नाम कब तक देंगे और जो 6 नाम है इसकी तस्वीर किस तरीके से आपने सोच समझ के रखी है? देखिए, राज्यसभा भेजने के उन नेताओं को किया जाता है जो कर्मठ हैं, जो लंबे समय से या तो राज्यसभा के
तमाम संगठन के काम करते रहे हों, और साथ साथ उनको राज्यसभा में भेजना इसलिए भी जरूरी माना जाता है कि वो अपना पक्ष मजबूती से वहां रख सकते हैं। महिलाओं को इसलिए हमारी पार्टी ने ज्यादा तवज्जो दिया है क्योंकि देखिए, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में भी 33% रिजर्वेशन देती है, जो कि भारत की राजनीति करने वाले किसी भी राजनीतिक दल में इस तरीके का प्रबंध नहीं है। राज्यसभा में भी जिस तरीके से महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, ये सराहनीय है, क्योंकि महिलाओं का राजनीति में योगदान को लेकर तमाम पार्टियां दावे करती हैं, पर जब टिकट देने की बात आती है या राज्यसभा भेजने की बात आती है तो वो पीछे दिखते हैं। अभी आप देख सकते हैं 3 सीट अगर उनके लिए होती है सपा के लिए, तो उसमें एक भी महिला नहीं दिखती है आपको। कांग्रेस अगर अपने उम्मीदवार लेके आती है, कांग्रेस हालांकि जिता नहीं सकती है लेकिन लेके आती है, तो एक भी महिला नहीं रहेंगी। बासपा है तो बासपा में भी एक भी महिला नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 महिलाओं को दिया है। अभी 2 सीट के नाम आने बाकी हैं, जल्द ही शीर्षस्थ नेता इस पर विचार करेंगे और ये भी नाम आ जाएंगे। तो 8 सीट तो हम पूरा 11 में से 8 तो हमारे पास आ ही जाएगा, क्योंकि आप देखिए हमारे पास विधानसभा में 273 सीट्स हैं पूरी, तो इसमें 8 आ जाएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस और सपा का सुपड़ा इस बार साफ दिखेगा। ठीक है, और मैं डीपी सिंह जी अब आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि भले आप उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट ना दे पा रहे हो, लेकिन अलग अलग राज्यों से आपने जो कैंडिडेट दिए हैं उसमें से 3 ऐसे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश से ही हैं, चाहे वो राजस्थान से प्रमोद तिवारी हो, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, महाराष्ट्र से हो, चाहे इसके साथ ही आपके राजीव शुक्ला हो जो कि छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट है। ये तीनों बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश में संगठन को कैसे मजबूत करने की है इन नामों के जरिए? क्या सोच समझकर आपने 3 नाम उत्तर प्रदेश से दिए हैं? देखिए शिवांगी जी, आपके बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल पर मैं अपनी बहुत ईमानदारी से अपनी प्रतिक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर रखना चाहता हूं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को जो महत्व दिया है, ये सच है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है कि मैं यहाँ पर एक भी अपना सीट नहीं जिता सकता था, क्योंकि मेरा विधानसभा में संख्या बल मात्र 2 है। मगर उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को हमारे हाईकमान ने, मेरे नेतृत्व ने जिस तरीके से यहाँ के 3 लोगों को, हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को, वरिष्ठ नेता आदरणीय राजीव शुक्ला जी को, और हमारे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन, एक बहुत ही जाना माना बहुत शानदार चेहरा हमारे बहुत परम मित्र हैं भाई इमरान प्रतापगढ़ी को, जिस तरीके से 3 लोगों को अलग अलग राज्यों से हम राज्यसभा में भेजने के लिए प्रत्याशी बनाया है, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने हाईकमान को, अपने नेतृत्व को दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और इस आशा विश्वास के साथ कि 2024 में हम एक नई भूमिका के साथ उत्तर प्रदेश में, एक वो दमदारी के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ मैं उत्तर प्रदेश के में चुनाव में आऊंगा। और ये सीधा सीधा संदेश ये हमारे हाईकमान ने दिया है कि मैं, भले हम 2022 के चुनाव में मेरी करारी शिकस्त हुई हो, लेकिन उस शिकस्त को मैं भूल करके मैं 2024 की लड़ाई के लिए और उत्तर प्रदेश को महत्व देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नेता है, और खासकर जो कांग्रेस में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस एक बहुत ही जिम्मेदार, एक बहुत बड़ी पार्टी है, इस देश की जंगे आज़ादी की पार्टी है, देश के सर्वधर्म संभाव, गंगा जमनी तहजीब, साझी विरासत, वसुधैव कुटुंबकम आज लोगों के दिल और दिमाग पे है, लोगों की जुबान पे है शिवांगी जी, कि कांग्रेस का कमजोर होना, ये देश का कमजोर होना है, और कांग्रेस लोगों की इच्छा है कि कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस सत्ता में आवे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं 2024 में इस हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसंगठित आरएसएस के इशारे पे देश की आबो हवा को खराब किया जा रहा है, देश में जिस तरीके से
सांप्रदायिक चलिए। उन्माद, धार्मिक उन्माद, गंगा जमुनी तहजीब को डीपी जी। छत बिछत किया जा रहा है। मैं आपके देखिए, चैनल डीपी के जी, माध्यम आप से तो कहना शुरुआत से हमलावर चाहता हो हूं गए। कि निश्चित ठीक तौर है। पर कांग्रेस ने रुक जाइए, बहुत ओपन अच्छा रिमार्क ले संदेश लेती हूँ देने पहले। का प्रयास किया। डीपी जी बिल्कुल ओपन रिमार्क ले लेते हैं, फिर आप आराम से हमला कीजिएगा। शबनम जी बीच में आपको रोकना जरूर चाहती, लेकिन शबनम जी मैं पहले कीर्ति निधि जी के पास चलूंगी। कीर्ति निधि जी देखिए, आपने जो 3 नाम सामने रखे हैं, भले कपिल सिब्बल उसमें निर्विरोधी क्यों ना हो, लेकिन सपोर्ट आपका है। जावेद अली हैं और जयंत चौधरी अब तो हैं, वो नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। बीजेपी ने कपिल सिब्बल को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर कहा कि अच्छी बात है, अब उनको लेकर जा रहे, लेकिन एक कटाक्ष भी किया कि जहां पर आपका सौदा पटा वहां पर सपा, मतलब आप फायदे की राजनीति करते हैं। जहां पर आपकी बात बन जाती है वहां पर अब कैंडिडेट अपने फायदे के हिसाब से उतार देते हैं, तो ऐसे आरोप भी बीजेपी आप पर लगा देती है। क्या ऐसा है क्या? देखिए शिवानगी जी, हाँ। राजनीति में नफा नुकसान का आकलन कौन नहीं करता? नफा नुकसान का आकलन कौन नहीं करता? और कपिल सिब्बल साहब को 2016 में भी समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट करके राज्यसभा में भेजने का काम किया। हाँ। और जावेद साहब हमारे राज्यसभा सदस्य रहे हैं, पुनः उनको समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज रही है। जयंत चौधरी जी हमारे साझेदार 2022 के चुनाव में हमारे गठबंधन में शामिल है। 2022 में सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया। जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मौका दिया। हम तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। जयंत जी नेता हैं लोक दल, आज वो हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं और हमें भरोसा है कि 3 के तीनों लोग जीत करके राज्यसभा में जाएंगे। 7 ही सीट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी क्लियर जीत सकती है। 8वें में वहां भी अगर हमारे कैंडिडेट एक और लड़े तो 8वें सीट के लिए लड़ाई होगी। 3 इधर और 7 तो अभी लड़ सकते हैं क्या कीर्ति निधि जी? क्योंकि अभी तक तो स्पष्ट कहा अखिलेश यादव ने कि चौथा कैंडिडेट कोई नहीं होगा। क्या सामने एंड टाइम पर एक नाम आ सकता है चौथा आपकी तरफ से? रणनीति के तहत कुछ भी हो सकता है। अच्छा, रणनीति पे विचार होगा, अभी तो पर्चा दाखिला का वक्त है, विचार होगा अंतिम समय में। ठीक है। नाविद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए यहाँ पर अभी कीर्ति निधि जी ने कहा है कि चौथा नाम भी हो सकता है सामने आ जाए आखिरी वक्त पर, तो एक सस्पेंस ही यहाँ पर बरकरार रख रहे हैं कि हो सकता है चौथा नाम दे दे वो यहाँ पर, तो बीजेपी के लिए थोड़ी टक्कर और कड़ी हो जाए 8वें नाम पर। और इसी के साथ एक और जो बीजेपी आरोप ये लगा रही, मैंने भी पूछा भी कीर्ति निधि जी से कि जहां सौदा पटा वहां सपा, और इसके पीछे आप भी समझते कई एग्जाम्पल जोड़े गए कि कपिल सिब्बल जो है वो कानून के पक्ष को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत कड़ाई से बात यहाँ पर रखे सपा की, और ऐसा कहा जा रहा है कि सोचा होगा सपा ने। और जयंत चौधरी क्योंकि वो सहयोगी थे और छिटक ना जाए इसलिए उनको लाना जरूरी भी था, तो इसी वजह से ये कहावत जो है एक मुहावरा फिट कर दिया गया सपा पर। इन दोनों बातों पर मैं आपका जवाब दूंगी। देखिए एक चीज तो ये शंका है, और ये आप भी कह रहे हो और सब लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि चौथा कैंडिडेट बीच में आ सकता है। राजनीति में किसी बयान के ऊपर पूरे तरीके से कोई ऑथेंटिक नहीं होता, कोई भी बदलाव हो सकता है, कोई भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस वक्त जो लग रहा है, जो कड़वा सच है, शायद समाजवादी पार्टी के मित्र जो हैं उनको अच्छी नहीं लगी बात कि समाजवादी पार्टी में कलह है और राज्यसभा के कैंडिडेट को लेकर भी काफी दबाव में अखिलेश यादव जी है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों से वादे किए थे और बहुत सारे लोग जाति और धर्म के हिसाब से भी बहुत से लोग सामने हैं, बहुत सारे हकदार सामने आए जिनसे वादा किया था। उसके बावजूद आज समाजवादी पार्टी का, मैंने इससे पहले अपनी बात में यही बात रखी थी कि दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी तो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, जिसके नंबर्स भी ज्यादा हैं। हाँ। उसके सिंबल का एक कैंडिडेट है जावेद साहब। इसके अलावा कपिल साहब ने तो कबूल नहीं किया, समाजवादी पार्टी का सिंबल ही कहाँ कबूल किया। हाँ। उस पे राजी नहीं हुए, उसके पीछे वो अपना फायदा देख रहे हैं। आप खुद बताइए कि वो राजी नहीं। उसके बाद कपिल साहब में कौन से ऐसे हीरे लगे हैं कि तमाम लोग लाइन में लगे थे, समाजवादी थे, मूल रूप से समाजवादी थे। अखिलेश यादव जी ने उनसे वादा भी किया था, उनका कुछ लोग तो कांग्रेस में भी, एक इमरान साहब आए थे, उनकी इस तरह तमाम लोग हैं जो पार्टी छोड़ के आ गए थे। हवा चल रही थी समाजवादी पार्टी की, लग रहा था कि जीतेगी, इस तरीके से जो बहुत वफादार लोग हैं उनका भी वादा था। उसके बावजूद इसलिए लिया गया क्योंकि मेन जो हम लोगों ने एक एपिसोड देखा आजम खान साहब के जेल के आने के बाद, जबरदस्त दबाव था अखिलेश यादव पर। फिर सिर्फ माइनॉरिटी का ही दबाव बनते जा रहा था। जो आजम खान साहब सस्पेंस के साथ लगातार बयान देते रहे, वो अखिलेश यादव दबाव में आते रहे। और ये
लगता क्या है, ये मजबूत अनुमान है या मजबूत सोर्सेस ये बताते हैं कि ये बड़ी शर्त थी, आजम खान साहब बिल्कुल बिदक जाते अगर उनको नहीं लिया जाता। नहीं चाहते थे अखिलेश यादव जी, क्योंकि हमारे पास में 3 सीटों की संभावना है और 3 भी में भी हमें सिंबल ही हमारा ना हो। अब ये दबाव में उनको देना पड़ा। इसके अलावा जयंत चौधरी एक मजबूत उनके गठबंधन के सहयोगी हैं और उनका एक बहुत उनका लंबा साथ उनको चाहिए है। वो उनका भी ये बताया जाता है कि अखिलेश यादव साहब नहीं चाह रहे थे कि जयंत जी से कहा जा रहा था कि अगली बार आप चले जाइएगा। अच्छा। इस बार कई लोग लाइन में लगे तो उनका सिंबल चला गया। अब आप मान के चलिए कि संसद में उनके पास जो एक सपा को एक ऑफिस मिलता है, मतलब किसी के 5 अगर सदस्य होते हैं तो उसको एक ऑफिस मिलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहां आपस में बातचीत की जाती है, तमाम रणनीतियां तय होती हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत दबाव के साथ में समाजवादी पार्टी अपनों के दबाव के साथ भी राज्यसभा चुनाव लड़ रही है। ठीक है, बिल्कुल नावेद जी, आपने बहुत सही बात ही कही और मैं शबनम जी के पास पहले चलती हूँ। शबनम जी, डीपी जी कुछ बातें यहाँ पर अपनी रख रहे थे, आप पर भी उन्होंने निशाना साधा, आप उसका लगातार काउंटर करी थी। मैं चाहती हूँ उसका आप जवाब दें, लेकिन मेरा सवाल भी एक है। इस बार जो आपकी 6 नामों की एक सूची आई उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट है, उसमें देखिए वैश्य भी हम देख रहे हैं, ओबीसी चेहरा भी है, ब्राह्मण चेहरा भी है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अभी जो अगला नाम होगा 7वें दावेदारी के तौर पर या 8वां जो होगा, इसमें क्या हम देखें कि दलित समुदाय से भी कोई चेहरा आ सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन गुलदस्ता आपने इसमें भी सजा दिया है, कैसा होगा? और फिर उसके बाद डीपीजी की बातों का आप जवाब दीजिए। देखिए, जो भी हम चेहरा देंगे, हमारा जो संगठन है वो सभी को साथ लेकर चलता है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के एजेंडे पे। तो जो भी इस काबिल होंगे उनका चेहरा लेके जाएंगे, उसमें सब समावेशी एक नाम आएगा जो कि सभी को लेके चलने वाला होगा। दूसरी बात, मैं पत्रकार महोदय का भी की भी बात का ये जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, महिलाओं को तो दरकिनार किया ही, लेकिन सपा ने अपने सिंबल पे आज भी वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। ये साफ देखने, एक कैंडिडेट उड़ाते हैं लेकिन उसमें भी मुस्लिम अपीजमेंट की बू अभी आती है। तो निश्चित तौर पे जो ये बयान देते हैं अखिलेश जी की, एक पत्थर रख देते हैं, उस पे टीका लगा देते हैं और चुनरी कर देते हैं और पूजा करने लगते हैं, जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज का मजाक उड़ाते दिखते हैं, राजनीति में जब राज्यसभा में टिकट देने की बात आती है तो वहाँ भी वो दरकिनार करते दिखते हैं। आपकी पार्टी खुद कहती है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का वोट मिलता है, हिंदू समाज समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं देता है। आप कहते हो तो जाहिर सी बात है कि जब सारा वोट मुसलमान करते हैं तो लेकिन देखिए शबनम जी, देखिए सही तो करें नावेद जी, देखिए उनको चुनावों में नहीं, भी तो ये आप ही कहते हो। वोट मिला। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण। और क्या राजनीति में महिलाओं को लाने की बात केवल टीवी चैनल और अपनी वोट बटोरने के लिए करनी चाहिए? आज जो ठीक है, है डीपी जी, शबनम जी की बात हो जाए, फिर मैं आपके पास साथी आती ने हूँ उसके बाद। तमाम बातें कर दिया। अभी कांग्रेस के साथी ने तमाम बातें कर दिया कि उत्तर प्रदेश से 3 चेहरा, और बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे 3 चेहरे पे। पर आज पूछिए ये प्रियंका गांधी से, वो 40% जो राजस्थान का एक बंजर कैंडिडेट नहीं लिया, राजनीतिक तौर पे उत्तर सब नाराज प्रदेश भी हैं। के लिए, उस पर तो आपने 40% महिला उतारने पे बहुत हवाई अपने वायदे किए, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो क्या उत्तर प्रदेश से एक महिला नहीं मिली आपको? मंत्रिमंडल में तो कितनी आज महिलाओं को उत्तर आपने प्रदेश रखा है? की महिलाएं देख आप रही ये हैं बताइए पहले, कि किन्हें क्या सम्मान मिलता है। 35% देखिए, आपने उत्तर प्रदेश क्योंकि के आप हमसे- मंत्रिमंडल में रखा है? पहले ये बताइए आपको आपने जो पहले आप ठीक हमेशा जो है अच्छा, चुनाव डीपी जी, जीतने का जो है डीपी जी, संयम सुनिए, किया एक सवाल करते हैं। मेरा क्या ये है, आप डीपी जी बताएंगे रुकिए तो। शबनम जी की उत्तर प्रदेश के अरे डीपी जी मंत्रिमंडल रुकिए में तो, कितने डीपी जी लोग हैं रुकिए, आपके? मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी जाइएगा, उसका जवाब दीजिएगा, पहले राज्यसभा के कैंडिडेट पर आते हैं। क्योंकि देखिए, आपने अभी शुरुआत में बोला कि 3 कैंडिडेट जो है वो उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल सही बात। आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक संगठन को मजबूत करने के लिए शायद ऐसा सोचा समझा और इसलिए आपने 3 नाम दे दिए हो। लेकिन इसी के साथ जहां पे राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से जो 3 नाम दिए, स्थानीय नेताओं का नाम ही नहीं है वहां पर, वो नाराज हो चुके हैं इससे। वो कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे थे एक अरसे से, लेकिन हमें यहाँ पर मौका नहीं मिला और आप बाहर से यूपी के लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट बना दिए। तो ये नाराजगी भी तो आ गई आपके अंदर, आपके गुट में पहले से भी नाराज बहुत से लोग चल रहे हैं, इसको कैसे दूर करिएगा? देखिए शिवांगी जी, पहले हाँ। तो मैं आपके प्रश्न का बाद में जवाब दूंगा। पहले तो आज के इस पैनल में जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार
भाई नावेद सिकोह जी ने और आप खुद शिवांगी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के राजनीति पे अपना एक गहरा चिंतन मंथन नावेद सिकोह जी रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रखे हैं, बहुत शानदार प्रतिक्रिया रखे हैं। मैं दिल की गहराई से उनको धन्यवाद दूंगा। हाँ। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय सोच के साथ उतरती है। आज हमारी निश्चित तौर पे इसमें हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है शिवांगी जी, कि राष्ट्रीय मैं सोच में महिलाओं की जगह नहीं है क्या डीपी सिंह जी? महिलाओं की जगह है। महिलाओं को जितना प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है आप कभी सोच नहीं सकते हैं शबनम जी। मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के आज के बाद डेट में नेक्स्ट कोई महिला नहीं है हमारी जिसको कि राज्यसभा हमारी भेजने नेता की प्रियंका सोच गांधी आ अभी सके। 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से 40% भाई परिवारवाद से निकलिए, महिलाओं को परिवारवाद से दिया, निकलिए। ये अपने आप में कोई सोच हिंदुस्तान की पूछा जाए, आजादी के वहाँ बाद परिवारवाद आ जाता है आपका। लोकतांत्रिक महिलाओं पे व्यवस्था भी में परिवारवाद। नावेद सिकोह जी बैठे हुए एक ऐतिहासिक कदम था। और मैं दृढ़ संकल्प है कि आगे भी महिलाओं को हम पूरा प्रतिनिधित्व देंगे, संगठन में देंगे। हाँ जरूर इस समय कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तीनों नाम दिए हैं। को सीधे दरवाजे से राज्यसभा भेजा जाता है, वहाँ तो आप भेजते एक नहीं लंबा हैं। जो एक और धरातल राजनीतिक पे आपका वोट उनकी कहीं जरूरत है नहीं है, राज्यसभा में। सबकी संख्या जिस वहाँ तरीके से महिलाओं को आप आगे कर जो देते है हैं। लोकसभा में राज्यसभा ये में कौन देश के सी लोकतंत्र को ये कौन सी आप जो सोच है बदवा कर महिलाओं रहे हैं, के लिए? लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। वो जरूरत है कि हमारा सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने के लिए हमें अच्छे देखिए, नेताओं की जरूरत आज है। भारत और हाईकमान में ने एक जिस ही पार्टी है तरीके जो से सबका साथ, भले हमने सबका दूसरे विकास, राज्यों से सबका दिया, विश्वास ये आपके के पेट में तहत खुद चलती खलबली है तो भारतीय बचती है। जनता निश्चित पार्टी। तौर पे वहाँ पे सब सरकार है, सब बहुत सारे कैंडिडेट कांग्रेस के नेता तय वहाँ पे करते मंत्री समय हैं, भी विधायक हैं, सभी को बहुत साथ सारे लेके पदों पे हैं चलती है। संगठन में। लेकिन तो आज यदि उत्तर प्रदेश के 3 नेताओं को अलग अलग राज्यों से भेजा गया है तो कांग्रेस की जो है 2024 जो कांग्रेस का एक रणनीतिक फैसला है, इसका हम तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, अब डीपी जी जरा मेरी बात का भी जवाब दे दीजिए कि फिर नाराजगी स्थानीय नेताओं की कैसे ही दूर करेंगे आप, क्योंकि वो तो नाराज है इस बात से कि आपने इमरान प्रतापगढ़ी को दे दिया टिकट, वो इससे काफी खफा है। प्रमोद तिवारी नहीं, राजेश शुक्लानी ऐसी आवाजें उठ रही हैं। शिवांगी जी मैं आपके डीपी जी माध्यम आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, आपके पार्टी के माध्यम अंदर की से- बात आपको बहुत अच्छे शिवांगी से जी, पता होगी। आपके माध्यम से मैं जान रहा हूँ नाराजगी है। मैं भी एक संगठन का पिछले 32 साल से संगठन में हूँ और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें संगठन ने दिया है। कहीं कांग्रेस में नाराजगी नहीं होती अच्छा, है। ठीक है। कांग्रेस हमेशा एक बहुत ही एक सिद्धांत विचारधारा और वैल्यू फुल राजनीति करने वाली पार्टी है। जो हाईकमान ने सोच समझ के निर्णय लिया है ठीक वो है। सभी प्रदेश के स्थानीय लोग उसको स्वीकार करते ठीक हैं। है। कांग्रेस में कभी इस तरीके से अच्छा डीपी ऐसी जी, बात नहीं रही है। मुझे फिर लगता है कि शायद आपको पता नहीं होगा और बहुत बखूबी जानते भी होंगे यहाँ पर नावेद सिकोह जी, वो क्योंकि आप लगातार उनकी बातों को भी सुन रहे हैं और आप कह रहे हो बहुत अच्छे से आपकी बात वो रख रहे हैं यहाँ पर सारी बातों को और आप समझ भी रहे हैं उनको। नावेद जी जरा आप ही बता दीजिए नाराजगी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीपी जी को शायद अभी मालूम नहीं है। जी ये बात सही है कि इतना बड़ा राज्य है और हाँ। वहाँ जनमत है उनका। जाहिर सी बात है कि जब बड़ी जीत होती है तो उसमें हाँ। कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों बिल्कुल। का एक बड़ा रोल होता है। हाँ। और ये राज्यसभा में यही होता है कि जिनको हम बड़ा पद नहीं दे पाए, बिल्कुल। जिनको हम किसी भी रूप में सम्मान नहीं दे पाए, टिकट नहीं दे पाए, विधायक नहीं बना पाए, सांसद का टिकट नहीं दे पाए, वहां पर हाँ। राज्यसभा के लिए एक लाइन लगी रहती है। बहुत बड़ा राज्य है राजस्थान भी, और इस तरीके से अब वहां पर जो लोग लाइन में लगे थे, जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि भाई राजस्थान से मतलब आप यूपी से उतार रहे हो तो ये एक डिसबैलेंस वाला मामला है और कांग्रेस इसको जरूर संभालेगी। एक बहुत ही ठीक है। अनुभवी पार्टी है, लेकिन दिक्कत कांग्रेस के साथ ये कि सबसे बड़ा लक्ष्य जो बहुत कठिन लक्ष्य होता जा रहा है वो उत्तर प्रदेश है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम अपनी जड़ें नहीं मजबूत कर पाए तो हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन हो रहा है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, उतनी मुश्किलें बढ़ती जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी गहराइयां और अपनी जड़ें और अपनी मजबूती और अपनी शाख और अपने तने सारे यूपी में फैला के रखे हैं। सारी मजबूती, मंदिर मस्जिद का मामला, अयोध्या मामला खत्म हुआ, दूसरा मामला शुरू हो गया, तमाम इस तरह के मामले। और इस तरीके से यहां से नाम अब क्योंकि मोदी जी का भी जुड़ गया है, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, योगी जी बहुत लोकप्रिय नेता हो गए हैं। इस तरीके से कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ती जाती है, लेकिन कांग्रेस हार नहीं रही है। इससे लग रहा है कि वो यूपी पे कंसंट्रेट है, वो हारी नहीं है और यूपी पे वो अपना जोर लगा देगी, दम लगा देगी। ठीक है डीपी जी, देखिए आप यूपी पर पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन नाराजगी को भी आप दूर कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैं चलती हूँ कीर्ति निधि जी के पास। कीर्ति निधि जी देखिए यहाँ पर अभी शबनम जी ने भी एक बात का जिक्र किया, नावेद जी ने भी कहा कि 3 नाम
सिर्फ एक आपके सिंबल में, वो भी जावेद अली के नाम को लेकर यहाँ पर शबनम जी कह रही हैं, वो भी मुस्लिम, जमीनी नेता भी नहीं है वो और भी, जमीनी नेता भी बहुत इस बड़े, बात का भी जिक्र कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा भी नहीं रहे। तो क्या सोचा आपने, क्या समझा, क्या पार्टी के दबाव था, कार्यकर्ता कोई उनको नहीं प्रेशर जानते था? होंगे। और जावेद जी यहाँ पर ये भी देखिए, नावी जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि उनको कोई कार्यकर्ता भी जमीनी तौर पर उस तरीके से पहचानता और जानता नहीं होगा, तो ऐसी भी बातें अब चलने लगी हैं। देखिए शिवांगी जी, ये बात नहीं है, हाँ। उनको सारे कार्यकर्ता जानते हैं, रामगोपाल हम लोग जी भी के खास जानते हैं है। जावेद साहब को। और जो बात शिवांगी जी कर रही हैं, हाँ। एक तरफ अगर क्या मुसलमान इस भारत का नागरिक नहीं है, मुसलमान को राज्यसभा जाने का अधिकार नहीं है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी हाँ। सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, तो अपने 8 कैंडिडेट में क्यों नहीं कोई माइनॉरिटी लड़ा देती, क्यों नहीं कोई मुस्लिम चेहरा ला देती? जब मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहेंगे तब तो सबका साथ सबके विकास की बात होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हाँ। हिंदू मुसलमान भारत, ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, देखिए सपा कार्यालय पहुंचे हैं जयंत चौधरी, कुछ देर में अखिलेश भी पहुंचेंगे सपा दफ्तर। आज राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रहे हैं जयंत चौधरी, अखिलेश यादव के साथ नामांकन करने जाएंगे। विधानसभा में नामांकन पत्र अपना दाखिल करेंगे जयंत चौधरी, क्योंकि देखिए सपा अरंडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं जयंत चौधरी। कुछ देर में देखिए मुलाकात होगी अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद दोनों साथ में पहुंचेंगे विधानसभा, जहां पर उन्हें आज अपना नामांकन जो है वो दाखिल करना है। तस्वीरें देखिए आने लगी बाहर की, क्योंकि आज ही वो सुबह पहुंचे हैं लखनऊ जयंत चौधरी फ्लाइट से, और उसके बाद सीधे पहुंचे सभा कार्यालय, जहां पर मुलाकात होगी। और संजय सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, पहुंच चुके हैं सभा दफ्तर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव कितनी देर में पहुंचेंगे और कितनी देर में रवाना होंगे नामांकन दाखिल करने के लिए जयंत और अखिलेश? संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? संजय, दोबारा आपसे बात करती हूं मैं। फिलहाल देखिए बड़ी खबर यह है कि जयंत चौधरी जो हैं वो पहुंच चुके हैं सभा कार्यालय, और इसी के साथ आज उनको नामांकन जो है वो दाखिल करना है। कल देखिए आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की, उससे पहले आज वो पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी, और मुलाकात के बाद सीधे दोनों पहुंचेंगे विधानसभा, जहां पर नामांकन दाखिल करना है। संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर एंड टाइम पे, आखिरी वक्त पर देखिए अखिलेश यादव ने नाम सामने रखा, क्योंकि चर्चाएं पहले थी कि जयंत जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। जयंत चौधरी चाहते थे कि वो राज्यसभा जाए, लेकिन उनको अप्रोच नहीं किया गया, और उन्होंने भी अपनी तरफ से नहीं कहा, ऐसा भी कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन हालांकि कुल मिलाकर बाद में जो आरएलडी के विधायक थे सदन में, उन्होंने अखिलेश यादव तक कहा जा रहा है बात को पहुंचाया कि गठबंधन धर्म वो निभाएं, और इसी की वजह से जयंत चौधरी पहुंचे हैं। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। संजय, कितनी देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे सभा कार्यालय, और नामांकन दाखिल करने के लिए कितनी देर बाद वो रवाना हो जाएंगे जयंत के साथ? हाँ बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि 10:05 पे जयंत चौधरी जो आरएलडी प्रमुख हैं वो पार्टी कार्यालय सपा के पहुंच चुके हैं, और कुछ ही सेकंड बाद चूंकि घर से अखिलेश यादव रवाना हो चुके हैं और पार्टी कार्यालय के लिए बस पहुंचने वाले हैं, तो कुछ ही देर बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। और उसके बाद लगभग बताया जा रहा है कि 11 बजे जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनके साथ जयंत चौधरी विधानसभा जाएंगे, जहां पर उनको नामांकन करना है राज्यसभा का। क्योंकि सपा और आरएलडी दोनों के कोटे से ही जो राज्यसभा का मेंबरशिप है वो आरएलडी प्रमुख पाने वाले हैं, तो ऐसे में आज वो 11 बजे करीब विधानसभा पहुंचेंगे। उनका जो पर्चा है वो पहले से ही कंप्लीट कर लिया गया है, रख लिया गया है, और ऐसे में कुछ ही देर बाद पार्टी कार्यालय से रवाना होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पार्टी कार्यालय के अंदर उनका काफिला जो है वो इंटर कर रहा है, तो कुछ ही देर बाद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से विधानसभा के लिए नामांकन के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए अखिलेश यादव भी पार्टी दफ्तर देखिए पहुंच चुके हैं, जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, दोनों के बीच की मुलाकात, और उसके बाद थोड़ी देर बाद दोनों रवाना हो जाएंगे नामांकन दाखिल करने के लिए, क्योंकि पूरी फॉर्मेलिटीज जो है वो पहले से ही पूरी हो चुकी है जयंत चौधरी के नामांकन पत्र को लेकर, और उसके बाद आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। अब चर्चा को हम आगे शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए नामांकनों का दौर चल रहा है। बीजेपी के 6 नाम सामने आ चुके हैं, उनको भी नामांकन दाखिल करना है। जयंत चौधरी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर।